Very warm welcome to all my dear students on my channel, my physics class by सौरभ सर। बच्चों आज डे 1 है हमारी क्रैश कोर्स का। यस, आपको भी मालूम है। आपको याद हो मैंने आपको परसों एक वीडियो बना के बोला हुआ था कि मैं 7 तारीख से क्रैश कोर्स चालू कर रहा हूं बेटे। वो 7 तारीख आज ही है, आज ही क्रैश कोर्स स्टार्ट करना है हमको। आप लोगों के लिए बड़ी शुभकामनाएं। आप क्रैश कोर्स को एंजॉय करिए, क्रैश कोर्स से बेनिफिट लीजिए और भविष्य में अपने आईआईटी जेईई मेंस और नीट के एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से एग्जाम को फोड़ के आइए। बस आपको करना क्या होगा कि जो हम आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो देते जाएं, जो टेस्ट पेपर आपसे लेते जाएं, जो आपको स्टडी मटेरियल क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग आपको देते जाएं, उसको आप ईमानदारी सॉल्व करते जाइए, टेस्टों को ईमानदारी से देते जाइए, वीडियो को सिंसियरली देखते जाइए। वीडियो के दौरान जो क्वेश्चंस आपको दूं, आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को अपने आप पहले ट्राई करिएगा, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को, उसके एक्सप्लेनेशन को बोर्ड पे देखिएगा। एक्सप्लेन करूंगा मैं, सब कुछ करूंगा, ठीक है। लेकिन पहले आपकी ड्यूटी ये है, क्योंकि आप जेईई मेंस और नीट का एग्जाम अभी 2020 में जुलाई में देंगे, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये समझे हमारे पास लगभग 80 और मोर देन 80 डेज बचे हुए हैं एग्जाम की प्रिपरेशन सॉलिड करने के लिए। बात को कॉन्सेंट्रेट करके सुनिएगा। प्रिपरेशन को सॉलिड करने के लिए इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स एक बार आप प्रिपेयर कर चुके हैं, ठीक है, उसको दोबारा अच्छी तरह से रिवाइज अच्छे से हो जाए, बाइंड अप अच्छे से हो, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से हो जाए। ये इस क्रैश कोर्स का मेन मोटिव होगा। अगली बात मैं चर्चा करूं, ये जो क्रैश कोर्स है मेरे बेटे, सबसे पहली बात ये मेनली ड्रॉपर, जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, जो ड्रॉप लिए हुए हैं सेशन में, और जो 12th अभी जिन्होंने रिसेंटली दिया हुआ है उनके लिए ये वीडियो मेनली है, ठीक है भाई, जिन्होंने एक बार टॉपिक एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो बच्चे 11th में अगर इस वीडियो को देख, जो कि 11th में रिसेंटली आए हैं और इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है बेटे कि आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट और पूरा सेक्शन बना रखा है जिसमें पूरा डिटेल्ड वर्जन आपको मिलेगा। आईआईटी जेईई मेंस के, आपके एडवांस के, आपके नीट के, आपके 12+ कॉम्पिटिशन, आपके 11+ कॉम्पिटिशन, आपके एकेडमिक्स के पूरा सेक्शन आपको देखने को सिस्टमेटिक मैनर में वहां मिलेगा। आप इसको देखिए, इससे न्यूमेरिकल आप अच्छे से देख पाएंगे। इससे ज्यादा बेटर आप उन वीडियोस को देखिएगा जो 11th वाले बच्चों से बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। जो बच्चे 12th में भी अभी आए हैं, जैसे जो बच्चे भी 11th में आए उनसे बात होगी, जो बच्चे 12th में आए उनके लिए भी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट थी, चूंकि आप 11th में भी टॉपिक रिसेंटली पढ़ के आए हुए हैं 11th वाले टॉपिक, तो आप अगर इनको 11th वाले टॉपिक में वो देखेंगे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन तब अगर पढ़ के आए हैं अच्छी तरह से तो ठीक है, अच्छी तरह से मतलब एक बार पढ़ा हुआ है, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा यहाँ, ठीक है भाई। तो आपके लिए पूरा सेक्शन 12th का बना हुआ है, उसमें आप देखिए, सिलेबस देखिए, उसके सारे वीडियो सिस्टमेटिक मैनर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह पूरे टॉपिक को आपसे देख सकते हैं उसमें, ठीक है भाई। मैं बात करता हूं अपने क्रैश कोर्स की। क्रैश कोर्स चालू करने से पहले मैं बच्चों से एक बात ही बोलना चाहूंगा, बच्चों आप नोट्स मेंटेन करिए, या अगर आपके पास नोट्स मेंटेन है तो शॉर्ट नोट्स मेंटेन करिए, और जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ कराऊंगा उस न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से कॉपी में नोट करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। टेस्ट पेपर को दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ऐप से जुड़िए। टेलीग्राम ऐप से जुड़ने के बाद आप वहां से नोट डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहां से पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहां से और भी कई सारी चीजें मैंने दे रखी, वर्कशीट, डीपीपी वगैरह आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया जाएगा उसका, और स्टडी मटेरियल जो आपको प्रोवाइड किया जाए, जो टेस्ट सीरीज हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड की है, उसकी ईमानदारी से आप सॉल्व करिएगा, तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, अच्छी तरह से सिलेक्शन होगा। आई होप सो आप इस सेशन में बहुत अच्छा क्रैक करके आईआईटी जेईई को अच्छे मार्क्स से, अच्छे रैंक से, आपके जेईई मेंस को, जेईई एडवांस को, एज वेल एज नीट को बहुत अच्छी तरह से क्रैक करके आगे बढ़ जाएंगे। और जब भी सेशन नया चालू होगा तो उसमें अपने कॉलेज में होंगे सेशन में, ठीक है बच्चों। अब बात कर लें क्रैश कोर्स की, तो कुछ बेसिक क्रैश कोर्स 2020 है। क्रैश कोर्स 2020 किसका मेन मोटिव क्रैश कोर्स का क्या है? जेईई मेंस नीट जो कि जुलाई में भी कंडक्ट होने वाला है, जिसके बारे में वीडियो बना चुका हूं मैं एक बार। डे 1 है आज उसका, आज से स्टार्ट करना है, 7 मई डे 1 आज से स्टार्ट करना है अपने को ये क्रैश कोर्स। तो बेटा चालू करें, आप तैयार है इस चीज को लेके? आगे समझिएगा। अगर इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तब इसको सिस्टमेटिक मैनर में समझें। आज जो मेरा टॉपिक है, जो क्रैश कोर्स में जिस टॉपिक को लेके स्टार्ट करना चाह रहा हूं बेटे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक का जो वेटेज है, उस टॉपिक का जो वेटेज है, वो वेटेज ये है कि आईआईटी जेईई मेंस में और आपके नीट में उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और जो टॉपिक है बेटे, वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है जिसको आप लोग बोलते हैं सीओएम। टॉपिक को क्या बोलते हैं मेरे बेटे? सीओएम। समझ गए हो क्या? आई थिंक सो आप सीओएम के नाम का मीनिंग क्या है? मेरे बच्चों को लग रहा है ये सीओएम जो भी आए, सर ये स्पेलिंग अभी इनकम्प्लीट है, कॉम होना चाहिए भैया, कॉम नहीं होना चाहिए, ये सीओएम ही है। ये सीओएम का मीनिंग क्या है? सीओएम का मीनिंग है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। ये आज का मेरा टॉपिक है, सेंटर ऑफ मास। टॉपिक बहुत छोटा है, बहुत इजी है,
और बहुत स्कोरिंग भी है। ठीक है, इसमें जो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा उस ट्रिक को समझिएगा, जो न्यूमेरिकल कराऊंगा उसको देखिएगा। ये हमारा टॉपिक सेंटर ऑफ मास का है, चर्चा कर लेते हैं इसमें। सेंटर ऑफ मास का टॉपिक क्या है बेटे, क्या होता है सेंटर ऑफ मास? आप ऐसे समझिए, जैसे सेंटर ऑफ मास ऐसे मान के चलिए, जैसे कई बच्चों को आपने देखा होगा पेन उनके पास है, उस पेन को लेके वो हाथ पे आसानी से घुमा पाते हैं। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे फुटबॉल को लेके अपने हाथ पर रोटेट कर लेते हैं, फुटबॉल घूमती रहती है, भाई साहब मजा आता है देखने में यार। कुछ आपने मेले में नट वगैरह के तमाशे देखे, लड़की भाई साहब उसके ऊपर चल रही होती है, रस्सी के ऊपर एक डंडा पकड़े हुए होती है, उसको थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट करके मूव करके और आराम से चलती चली जाती है। ये सब कैसे कर पाते हैं सारी चीजें, ये कैसे क्या कर रहे होते हैं? और गिर भी नहीं रहे होते हैं, तो ऐसा क्या कर रहे होते हैं? वो बेसिकली सेंटर ऑफ मास को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो सर सेंटर ऑफ मास क्या चीज है, आपने तो बताया, तो ध्यान से सुनना। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है, मैं 2-3 बात क्रैश कोर्स में थोड़ा सा स्पीड में बोलना चाहूंगा, सुनना। सेंटर ऑफ मास का एक ऐसा पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है। सर अंदर बाहर ऊपर का क्या, ये आगे समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में। सेंटर ऑफ मास क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है। इस पॉइंट का क्या करें? ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट, यानी जिस पॉइंट को ऊपर, जिस पॉइंट के अबाउट आप पूरे ऑब्जेक्ट का मास क्या कर सकते हो? कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। या मैं इसको अगर दूसरी तरह से बोलूं, क्या बोलूं? इट इज द पॉइंट अबाउट विच whole mass of any object is assumed to be concentrated, or we can say it is the point about which whole mass of the object is concentrated, is called center of mass। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास मेरे बेटे एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट आप पूरे ऑब्जेक्ट के मास को क्या मान सकते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। जैसे मान के चलो, इसका मतलब सर क्या समझे? इसका मतलब ये समझे, इस बात का मतलब हम क्या समझे, इसको आप ऐसे समझिए, बहुत ध्यान से इसको अगर आप देखेंगे, इसका मीनिंग आप इस तरह से समझ सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान के चलो बेटा, जैसे आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान के चलो एक बुक है। ठीक है, हमने क्या किया कि इस बुक को यहां पकड़ा। अब यहां जब पकड़ा बुक को, इस पॉइंट पे अगर देखा तो आप एक चीज देखिएगा, ये बुक अगर यहां बैलेंस हो गई, इसका मीनिंग क्या है कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट ये बुक गिर नहीं इसलिए रही है क्योंकि इसका मास बैलेंस हो गया। मास बैलेंस हो गया, इसका मतलब क्या कि इसका मास भाई साहब जिधर उंगली में लगाई हुई, जिधर फिंगर में लगाई हुई, उधर इसका मास बैलेंस हो रहा है। मास बैलेंस का मीनिंग क्या? इसका मीनिंग ये भाई साहब कि इस पूरी बुक का जो मास ओवरऑल है, जो इसके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस मास का एक्टिंग पॉइंट कहां है? जहां उंगली लगी हुई है, जहां बैलेंस हो पा रही है। मान के चलो इसको मैं यहां से पकड़ी दोनों गिर जाएगी, इसका मीनिंग क्या? ये बैलेंस नहीं हो पा रहा। तब मैं क्या बोलूंगा कि सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट पूरे ऑब्जेक्ट के मास को क्या कर सकते हैं? बैलेंस मान सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। सर इसका मीनिंग मैं क्या समझूं? इससे पहला एक नोट पॉइंट आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, यानी सेंटर ऑफ मास आपको मालूम चल गया, अब क्या कर सकते हो? आप पूरे ऑब्जेक्ट को हटा दीजिए। जैसे मान लो चलो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर के चारों एजेस पे, चारों वर्टेक्स पे या चारों आपके किनारों पे आपने कुछ छोटे छोटे से मास रख दिए। ठीक है भाई, अब अगर उस स्क्वायर का सेंटर मास आपको मालूम चल जाए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? उन सारे मासों को वहां से हटा के उस पॉइंट पे आप सिचुएटेड कर सकते हो। तो भाई उस तरह से सेंटर ऑफ मास का यूटिलाइजेशन क्या है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। इसका महत्व क्या होगा? इसका महत्व ये होगा कि भाई साहब पूरे ऑब्जेक्ट के मास को रिमूव कर दो और पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ मास पे सिचुएटेड कर दो, तो बात एक ही बनी रहेगी, यानी पूरा मास ले लो, 100 सोनार की 1 लोहार की। तो सेंटर ऑफ मास की ये बात थी, यानी सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जो कि अंदर बाहर ऊपर कहीं भी हो सकता है ऑब्जेक्ट के, जिस पॉइंट के अबाउट पूरे ऑब्जेक्ट का मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। इसका मतलब पूरे ऑब्जेक्ट को आप हटा दीजिए, पूरे ऑब्जेक्ट के मास को सेंटर ऑफ मास पर प्लेस कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा पूरे ऑब्जेक्ट को। आगे बात करते हैं सर इसका यूज क्या है और इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखना, सबसे पहली बात मैं सीधी काम की बात पे चर्चा कर रहा हूं, मैं कोई फालतू की डेफिनेशन में लिखवाना नहीं चाह रहा। तो ध्यान से देखना बेटा, इसमें मैंने क्या बोला कि जो काम की बात है, जैसे मान के चलो सेंटर ऑफ मास पे क्या होगा कि एट सेंटर ऑफ मास, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं अबाउट सेंटर ऑफ मास, एट सेंटर ऑफ मास या अबाउट सेंटर ऑफ मास, अलजेब्रिक सम जो होगा, सीधी काम की बात है, अलजेब्रिक सम जो होगा, अलजेब्रिक सम किसका? अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट का, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस जो होगा वो क्या होगा? वो होगा इक्वल टू 0। सर ये मोमेंट का मतलब क्या होता है?
तो एक चीज देखना बेटे, जैसे मान के चलो ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखना, ये कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में मैंने बोला कि ये मेरे पास कोई मास m1 था, इस पॉइंट पे कोई मास m2 था, इस पॉइंट पे कोई मास m3 था। हमने बोला कि इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास मेरे पास क्या है मेरे बेटे, मैंने बोला ये पॉइंट जो O है, ये वाला पॉइंट जो O है, इसको नाम O दे दिया। ये इस ऑब्जेक्ट का पूरे का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो क्या करें सर इसका, सर ये डेफिनेशन इसमें कैसे फिट करें, तो वो डेफिनेशन समझे, इस लॉजिक को कैसे फिट करेंगे, क्योंकि आप दो तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, या तो फॉर्मुले सारे रट लो भाई साहब और रटा हुआ ज्ञान एग्जाम में उतार दो, दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपको। क्रैश कोर्स भले ही चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी चीजें रटा हुआ ज्ञान वहां सॉल्व कर पाओगे भाई, आपको समझ में कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो क्या बोला इसमें कि सेंटर ऑफ मास कैपिटल जेवरेज से मूवमेंट ऑफ मास का सभी का क्या होता है, जीरो। अब एक चीज देखें इसमें, मान के चलो इस मास का यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है ये मेरे पास क्या होता, r1 वेक्टर। इस वाले मास का मान के चलो यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है ये मेरे पास क्या हो जाए अगर r2 वेक्टर। इस वाले मास का मेरे पास पोजीशन वेक्टर मान के चलो r3 वेक्टर, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर है इससे। तो मोमेंट का मीनिंग क्या होगा, मोमेंट का मीनिंग होता है प्रोडक्ट ऑफ मास। जैसे मैंने बोला जो मोमेंट वर्ड है ये मोमेंट ऑफ मास, इस मोमेंट ऑफ मास का मीनिंग क्या होता है, मोमेंट ऑफ मास का मीनिंग होता है प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट, तो मास का प्रोडक्ट कर देते हैं किसके साथ में, पोजीशन वेक्टर के साथ में। क्या बोला गया मैंने, मोमेंट ऑफ मास का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी मास का मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मूवमेंट। इसका मीनिंग क्या समझा, किसी मास का मूवमेंट का मतलब कि वो जिस मास का मूवमेंट आपको कैलकुलेट करना है उस मास का प्रोडक्ट किसके साथ कर दो, मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो, पोजीशन वेक्टर के साथ। पोजीशन वेक्टर कहां से लोगे, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से, कोई भी रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, ओरिजिन हो सकता है, सेंटर मास का रेफरेंस पॉइंट मान लिया मैंने यहाँ। ठीक है भाई, तो क्या बोला मैंने कि अगर ये स्टेटमेंट है तो इस स्टेटमेंट का यूज कैसे, इसका मीनिंग ये समझ में आना चाहिए आपको कि मेरे सेंटर ऑफ मास के अबाउट m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये स्टेटमेंट मैंने आपको दिया हुआ है। क्या बोला मैंने इसमें कि सेंटर मास के अबाउट क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द मासेस विल बी इक्वल्स टू 0, यानी m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये r1 r2 r3 वेक्टर क्या चीज है बेटे, r1 r2 r3 पोजीशन वेक्टर है। ये r1 r2 r3 किस चीज के पोजीशन वेक्टर है, तो ये r1 r2 r3 उस फिक्स पॉइंट से यानी किसी रेफरेंस पॉइंट से मासेस के पोजीशन वेक्टर है। सेंटर मास वेक्टर बहुत अच्छी बात है कि भाई साहब रेफरेंस पॉइंट कहीं मान के चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। अगर एक चीज देखें इसका ध्यान से, तो इस बात को नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, कमेंट सेक्शन में जाकर डाउट पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, बहुत काम की स्टेटमेंट है भाई साहब, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हैं। आगे बढ़े क्या, नोट कर लो, सुन लो। तो भाई सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देखेंगे तो सभी मासेस का जो मूवमेंट का पोजीशन वेक्टरों के साथ में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उनका मूवमेंट आ जाएगा, और जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, अलजेब्रिक मूवमेंट का 0 होगा। मूवमेंट की अगर बात कर लें, छोटी सी बात मूवमेंट की कर लें, तो मूवमेंट की ऐसा यूनिट क्या होगी, तो मूवमेंट जब निकाला, जैसे मूवमेंट जब निकाला तो वो क्या था, m इंटू आर वेक्टर, तो m की क्या होगी kg और पोजीशन वेक्टर की क्या होगी मीटर। तो भाई ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, kg मीटर। कैसी क्वांटिटी होगी, सर पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वेक्टर से मास पर स्केलर होता है, पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो यानी कैसी क्वांटिटी बन गई, वेक्टर क्वांटिटी बन गई। इसका मतलब क्या समझे कि जो हमारे पास ये जो क्वांटिटी है, जो मूवमेंट ऑफ मास है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन भी होगी, बिल्कुल होगी भाई साहब। डायरेक्शन कैसे देखेंगे, जैसे ऐसे मान के चलो ये मेरे पास कोई फिक्स पॉइंट है, कोई रेफरेंस पॉइंट है, मान के चलो यहाँ कुछ मास मैंने m1 प्लेस कर दिया, मान के चलो कोई मास मैंने यहाँ क्या कर दिया, छोटा सा कोई मास इस तरह से मान के चलो m2 प्लेस कर दिया। अब एक चीज देखना, इसकी डिस्टेंस मान के चलो यहाँ से r1 है, इसकी डिस्टेंस इस रेफरेंस पॉइंट से r2 है, रेफरेंस पॉइंट उससे r2 है। तो एक चीज देखो, अगर मैं मान के चलो इसको भी पकड़े हूं जब छोड़ूंगा तो भाई अब एक चीज समझना इसको ध्यान से कि इस मास की इसके अबाउट टेंडेंसी क्या है, इस तरीके से, अरे इस मास की टेंडेंसी इसके अबाउट कैसी, इस तरीके से। अगर ये मेरे पास रॉड, पूरी रॉड ना होती, एक धागा ये होता, एक धागा ये होता, तो इसकी टेंडेंसी मेरे पास कैसे होती, इसको मैं ऐसे छोड़ता तो इस तरह से नीचे करता, तो ये मेरे पास कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज। और ये मेरे पास कौन सी, अगर इसको मैं मान चलो ये धागा है, यहाँ से लेके आता धागा बना हुआ, जिसकी डिस्टेंस धागे की लेंथ r2 है मेरे पास, अगर इसको मैं यहाँ से छोड़ दूं इसकी टेंडेंसी कर रही कैसी होगी, इस तरीके से। तो ये कैसा है, एंटी प्लस बुला लेगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी प्लस बुला लेगी भाई साहब, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये कैसा है मेरे पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान के चलो एक चीज समझना, मैंने बोला ये रेफरेंस पॉइंट है,
यहाँ से लेके एक धागा बंधा हुआ है जिससे मास m1 बना हुआ है, एक धागा बंधा हुआ है यहाँ से लेके आता है जिससे मास m2 बना हुआ है। अगर इस धागे को मैं यहाँ इस मास को पकड़ के यहाँ से छोड़ूंगा तो किधर गिरेगा भाई साहब? ग्रेविटेशन में न्यूटन बाबा ने बोला नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाएगा यानी इस तरह से रेफरेंस के अबाउट इस तरह से घूमेगा। जब घूमेगा तो कौन सी डायरेक्शन हो गई? क्लॉकवाइज। मान के चलो इसको पकड़ के यहाँ छोड़ूंगा, ये भी धागा होता, ये धागा होता है, इससे मास बंधा हुआ है, इसको यहाँ छोड़ूंगा तो किधर जाएगा? नीचे। अगर ये नीचे जाएगा इसका मतलब मैं क्या समझूंगा? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। बहुत बढ़िया। अब क्या किया जाए? मैंने ये बोला कि अगर क्लॉकवाइज को तुम पॉजिटिव मानते हो तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या मान लो? नेगेटिव। सर हम नहीं मानेंगे, हम तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान ले। तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान ले, इसको नेगेटिव मान ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लॉजिक समझ में आया तेरे को? आगे बढ़े। इसी का एक अगला सिनेरियो देखना, ये बात समझ में आई? मान के चल ये मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट O होता, ये मेरे पास मास m1 बना हुआ होता और ये मेरे पास मास m2 बना हुआ होता। देखो ध्यान से बात को सुनना, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपने को। क्या? ये मास m1 है, ये मास m2 है। अब क्या एक रॉड है, यहाँ धागे थे अलग अलग, ठीक है। ये मेरे पास एक रॉड है, ये कंप्लीट रॉड है, इससे इस तरह से बना हुआ है। अब रॉड है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे को समझ में है, ये इसकी डिस्टेंस अगर r1 होती, इसकी डिस्टेंस r2 होती, ये पूरी रॉड होती। मान के चलो ये जो m1 मास है, m1 जो मास है ये हैवी है, m1 मास जो m2 से हैवी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे की तरफ जाएगा। यानी अगर रेफरेंस पॉइंट पर इसमें मूवमेंट देखूंगा तो कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। अब चूंकि वहां रॉड तो नहीं थी, अलग अलग धागे थे, तो वो भी नीचे गया, उसकी टेंडेंसी नीचे जाने की। लेकिन एक बात बताना, यहाँ कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का मतलब एक बंधन में बना हुआ है, तो जब ये नीचे जाएगा, अगर ये रॉड है तो भाई साहब ऑटोमेटिकली किधर जाना चाहेगा? बोलना पड़ेगा किधर जाना चाहेगा? ये ऊपर जाना चाहेगा। यानी अगर ये मेरे पास, अगर बहुत ध्यान से एक बात को देखा जाए, ये नीचे, तो ये किधर जाना चाहेगा? मेरे पास ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि कैसा? ये कंस्ट्रेंट है। आगे बढ़े क्या? अरे बोल भाई, इसमें कोई डाउट है क्या? आगे समझ। आगे अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा। ये तो था मेरे पास कहानी किस चीज की? सेंटर ऑफ मास की। अगली बात एक चीज देखें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे इसमें काम का बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आपको सीधी काम की बात बताऊंगा। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां जिस पॉइंट के अबाउट हम क्या कर सकते हैं? पूरे ऑब्जेक्ट के मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, और उस पॉइंट के अबाउट में जितने भी मासेज उसको ऑब्जेक्ट के अंदर होंगे सभी का अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट निकालेंगे। वो अलजेब्रिक सम मूवमेंट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यही कह दो सभी मासेज का मूवमेंट निकालो रेफरेंस पॉइंट के अबाउट, या सेंटर मास के अबाउट रेफरेंस पॉइंट, जिसको सेंटर मास को रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हो तो रेफरेंस पॉइंट के अबाउट सेंटर मास के अबाउट सभी मासेस का मूवमेंट निकालो, इनका अलजेब्रिक सम करके क्या कर दो? इक्वल टू 0। सभी का अलजेब्रिक सम इक्वल टू आप 0 कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखना। अगली बात इसमें फिर इसकी ऐसा यूनिट पर चर्चा की, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन की बात कर ली। तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानता है तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान ले, अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानना है तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान ले। इसमें बहुत ज्यादा कोई नई बात नहीं है। अगली बात समझो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? मैं सीधी ठक से काम की बात बताऊंगा, ठक से आप भेजे में घुस जाए। देख, अगर सेंटर ऑफ मास में चर्चा कर रहे थे, क्या बोला? जब बात किसकी कर रहे थे? सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास में हमने क्या काम किया था? हमने ये बोला था कि अलजेब्रिक सम किसका निकाला था? मासेज का अलजेब्रिक सम निकाला था। जैसे मान लो 2 मास का सिस्टम मेरे पास होता तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इक्वल टू क्या होता? 0। अरे सेंटर ऑफ मास के अबाउट अलजेब्रिक सम क्या होता? 0। ठीक है, अब देख ही ले भाई, जैसे मान चलिए पॉइंट O होता, ये मास m1 होता, ये मास m2 होता, इसका पोजीशन वेक्टर r1 होता यहां से लेके यहां तक, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये r2 होता मेरे पास। डिस्टेंस r2 होती है। पोजीशन वेक्टर इसका अगर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, ये r2 वेक्टर है, ये r1 वेक्टर है, ये डिस्टेंस r1 r2 है। तो इस तरीके से देखो। अब अगर मेरे को सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, COG सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ध्यान से समझना, इसमें मास लिया था, अब योर वेट ले लेंगे, यानी वेट का अलजेब्रिक सम, जितने भी मास दिए गए हैं, जितने भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर मास है, उन सभी ऑब्जेक्ट का पहले वेट निकालो, उन सभी वेटों का मूवमेंट निकालो। किसके अबाउट? रेफरेंस पॉइंट के अबाउट। वेट निकाल के, सभी का वेट निकाल के रेफरेंस पॉइंट के अबाउट उनका मूवमेंट निकालो और उसको किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर। जैसे मान के चलो कि इसी का ये सिस्टम होता, इसका वेट मेरे पास क्या होगा? इस वाले का, इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका वेट होगा m1, थोड़ी देर के लिए मान के चलना, इसकी ग्रेविटी अलग है, इसकी ग्रेविटी अलग है, तो m1 g1 मान के चलना। इसकी ग्रेविटी अगर g2 है तो इसका वेट क्या हो जाएगा? m2 g2। तो अगर मेरे को ये इसका वेट m1 g1, इसका वेट m2 g2, अब मेरे को अगर इस स्टेटमेंट में इसको फिट करना है, ये स्टेटमेंट इसमें फिट करना है, तो क्या करूंगा? इसमें मास का मूवमेंट निकालते हैं, इसमें वेट का मूवमेंट निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? यानी m1 g1 ये तो वेट हो गया, और r1 वेक्टर प्लस m2 और g2,
और ये क्या हो जाएगा M2G2 R2 वेक्टर का सेपरेशन किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हो जाएगा। अगली बार देखना, ये मैंने बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट लिया हुआ है जिसमें ग्रेविटी अलग अलग है। अगली बात मैंने अगर इसमें ये बोल दूं कि अगर ये दोनों मास मेरे पास इस तरह से ऐसी फील्ड में रखे हुए हैं ग्रेविटी बराबर है, एक स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, वो समझना है इसमें कि भाई अगर ये दोनों मास सेम ग्रेविटेशनल फील्ड में रखे हुए होते जैसे हम अर्थ में, तो अर्थ के ऊपर अभी मान चलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है यानी यूनिफॉर्म ग्रेविटी अगर है, तो ऐसा ही कोई सिस्टमेटिक मैनर में मेरे पास ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड इन यूनिफॉर्म जी का मतलब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी यानी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड अगर होती तो G1 और G2 की वैल्यू क्या हो जाती बराबर, अरे G1 G2 की वैल्यू क्या हो जाती बराबर, तो अगर बराबर हो जाती तो दोनों में से G1 G2 G बराबर हो जाता, G1 और G2 की वैल्यू बराबर और किसकी हो जाती G के बराबर हो जाती। तो अगर स्टेटमेंट देखना, मैं दोनों में G को कॉमन ले पाऊंगा, अगर दोनों में से G को कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बचेगा G बाहर आ जाएगा, G बाहर आने के अंदर क्या बचेगा M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। हमें मालूम है अगर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 नहीं है, भाई सुनना ध्यान से, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड नॉन जीरो वैल्यू है, किसी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड अगर प्रेजेंट है नॉन जीरो वैल्यू है, अगर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन में ये ऑलवेज नॉन जीरो है, गारंटी है ये नॉन जीरो है, तो ये 0 होना पड़ेगा, तो इसके प्रोडक्ट को 0 कर देंगे। तो स्टेटमेंट क्या मिलता है मेरे को M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा 0। इसका मतलब क्या समझे, इससे कंक्लूजन ड्रॉ किया। कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया मेरे बेटे, कंक्लूजन इससे ये ड्रॉ किया कि अगर सेंटर ऑफ मास निकालना ही आ गया, बहुत समझ में आ गया अच्छी तरह से, आगे देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो ये आ गया, या मास का मूवमेंट ले लिया, वेट का मूवमेंट ले लिया, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक मास में और एक वेट में, जी का फर्क है भाई साहब, ठीक है। अब अगर एक चीज देखा कि इसमें दोनों मास ऐसे तरह से प्लेस किए गए कि ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग है, तो जो स्टेटमेंट था ऐसे ही चलेगा। अगर ऐसी ग्रेविटेशनल फील्ड में रखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म हो गई यानी जी की वैल्यू दोनों के लिए बराबर हो गई, तो बराबर अगर जी की वैल्यू हो जाएगी तो जी बाहर आ गया, जी 0 हो नहीं सकता किसी प्लेनेट की, नॉन जीरो वैल्यू मेरे को गिवन है तो ये 0 होना पड़ेगा। इससे स्टेटमेंट ये समझ में आया कि भाई साहब 100 बात की एक बार कि अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है तो सेंटर ऑफ मास बोलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलो, नो फर्क पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या समझ में आएंगे, समझ में ये आएंगे कि इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड बेटे, इन यूनिफॉर्म ग्रेविटी क्या बोल रहा हूं, इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही बात है, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही बात है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास बोलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलो, नो फर्क विल पड़ेंगे, दोनों एक ही बात होएंगे। आगे बढ़ेंगे, अरे बोल भाई इसमें कोई डाउट हो तो पूछ ले, आगे बढ़े। इसका मतलब कंक्लूजन एक लाइन में हमने ड्रॉ ये कर लिया, कंक्लूजन में प्रूफ भी कर दिया एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब तुम्हें प्रूफ बताना नहीं चाह रहा था बेटा, मैं कायदे से इसको 11 की वजह से बताता हूं। सोच तो नहीं रहा था क्रैश कोर्स में चीज को बताने का, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने इससे कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। कंक्लूजन ये ड्रॉ कर लिया इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या बोला मैंने इसमें, इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं शॉर्ट में जी से शो कर रहा हूं। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करता है किसके साथ में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ में। इसका मतलब ये समझें कि अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड मेरे को दी गई है तो आप सेंटर ऑफ मास बोलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम चीज है। आगे बढ़े, ये पोर्शन नोट कर लिया होगा आपने, ये पोर्शन नोट कर लिया होगा, आगे देखें, नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़े, देखो अगला केस, इसको नोट कर ले जल्दी से। अगली हेडिंग देखो भाई साहब, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सेंटर ऑफ मास, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सेंटर ऑफ मास। अगला कॉन्सेप्ट देखना, सेंटर ऑफ मास का नोट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सेंटर ऑफ मास, और हेडिंग डाल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्या बात है, सबसे पहली बात ये कि भाई कि सिमेट्रिकल अगर ऑब्जेक्ट है तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसको ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। मैंने क्या बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, उसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। एग्जाम्पल दे, यानी सेंटर ऑफ मास स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहें भाई साहब तो उसको नोट कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ऑल द सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास लाइज एट देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर। सर हमें ज्योमेट्रिकल सेंटर ही नहीं मालूम, तब ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं मालूम भाई साहब तो सच में लोचा है, फिर तो दिक्कत है यार। ज्योमेट्रिकल सेंटर है सर्कल का, क्या होगा उसके सेंटर पे, अगर स्क्वायर देखें तो उसका सेंटर जो होगा उसी को ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं। एक चीज समझ, जैसे मान के चल कि ये मेरे पास
रिंग होती, ये मेरे पास क्या होता, रिंग। इस रिंग का सेंटर ऑफ मास का होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है। सर सिमेट्रिकल देखना नहीं आता, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ले, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके देख ले। ये मान के चल तूने एक्स वाली लाइन ड्रॉ कर ली, तो इसके ऊपर जितना उसके नीचे भी उतना है तो सिमेट्रिकल। इधर ड्रॉ करके देख ले, जितना इधर उतना इधर सिमेट्रिकल है। कायदे से इसको बोला जाता है कि भाई एक्सिस एक्सियल सिमेट्री है, एक्सिस के अराउंड सिमेट्री प्रेजेंट है। तो मैंने बोला रिंग, रिंग का सेंटर ऑफ मास का होगा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। जैसे मान के चल ये मेरे पास रिंग की जगह डिस्क होता, क्या होता मेरे पास, डिस्क होता। डिस्क का मतलब ऐसा मानकर खाली होता, डिस्क का मतलब खाली होता क्या भाई, इसका सेंटर मास भी कहाँ होगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये रिंग होता तो रिंग का सेंटर ऑफ मास भी उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करता। ठीक है, अगली बात देखें, अगर ये स्क्वायर होता तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होते, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। यह ऐसा बोल सकता है कि इन जो दो डायगोनल है, दो डायगोनल होके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, यानी जो स्क्वायर के अंदर दो डायगोनल बनते हैं, उन एक प्रिंसिपल डायगोनल एक सब्सिडरी डायगोनल, उन दोनों डायगोनलों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है स्क्वायर का। अगर मैं एक बात बहुत ध्यान से देखूं तो रिंग हो गया आपका स्क्वायर, रिंग हो गया स्क्वायर हो गया। अगर आप एक चीज और देखें, जैसे सिलेंडर भी ले सकते हो, आप क्यूब भी ले सकते हो, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। मान के चलो एक रॉड ले ली, एक रॉड है फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक रॉड है, क्या है मेरे बेटे, एक रॉड है। रॉड एक चीज ध्यान से समझना, रॉड के क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। दो तरीके की रॉड हो सकती है, एक रॉड है जिसकी जो डेंसिटी है ये कांस्टेंट है, या यूं कह दे जो डेंसिटी है ये मेरे पास कैसी है, यूनिफॉर्म डेंसिटी की रॉड है। एक रॉड है जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यानी पूरी रॉड बराबर मटेरियल से बनी गई, डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा। जैसे अगर ये रॉड की लंबाई एल है तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, L/2 पे, यानी यहां से भी L/2 और मेरे बेटे यहां से भी L/2 पे हो जाएगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं। तो इसका कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया कि जो भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होगा, किसी भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास लाई करता है, किसी भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है। आगे बढ़े, अगला पॉइंट समझ, टू मास सिस्टम के लिए पॉइंट समझे। अगला जो पॉइंट समझेंगे वो समझेंगे टू मास सिस्टम के लिए। अगला पॉइंट जो है किसके लिए मेरे बेटे, टू मास सिस्टम के लिए। फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं सीधे। टू मास सिस्टम के स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं तो दो मास सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है, जैसे मान लीजिए एक मास ये, एक मास ये, दो मेरे पास मास है, उन दोनों मास को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है। तो इस तरह के दो मास का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, पहली बात, पहला स्टेटमेंट, उन दोनों दो मास सिस्टम का यानी टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उनके लाइन ज्वाइनिंग पे होता है। ठीक है भाई। अगली बात, हैवी मास की तरफ होता है, दोनों लाइन ज्वाइनिंग पे होता है और हैवी मास की तरफ होता है। कायदे से प्रूफ की आवश्यकता नहीं, लेकिन क्योंकि एक लाइन का प्रूफ है उसको भी देख लेते हैं कैसे। मैंने ये बोला कि दो मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, जैसे मान लीजिए एक लाइन है, एक मास m1 है, एक मास मेरे पास m2 है। तो पहली बात तो क्या, एक चीज और बोल दी गई, जो m1 है ये m2 से भारी है, हैवी है। ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो होगा इसी लाइन के ऊपर कहीं होगा। जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मेरे पास डिस्टेंस फॉर एग्जांपल r है। ठीक है, तो पहली बात ये बोलेगी कि इन दोनों लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर होगा और हैवी की तरफ होगा। तो भाई जैसे समथिंग अबाउट कुछ यहाँ हो जाएगा, यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा सेंटर ऑफ मास। इसको सेंटर ऑफ मास को पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट O, और इसको बोल दिया मैंने सेंटर ऑफ मास। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, आगे बढ़ते हैं। अगर ये पॉइंट O है तो इससे डिस्टेंस मान के चलो R1 है, तो इससे डिस्टेंस फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या हो जाएगी R2 में। R2 मान लिए तो R-R1 भी उसको लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे समझना, इसमें कंक्लूजन समझना, काम की बात पे आते हैं सीधे। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई सेंटर ऑफ मास पॉइंट है तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द मासेस इक्वल्स टू 0, यानी जितने भी मास है सभी मासेस का सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं अलजेब्रिक सम निकालूं उनका मूवमेंट होगा तो क्या आएगा, वो 0 के इक्विवेलेंट आएगा। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि M1 R1 वेक्टर फॉर्म में लेगा, पोजीशन वेक्टर अगर इसका ये R1 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। तो M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर इक्वल्स टू 0, साइन कन्वेंशन अपने आप में गल के आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, M1 R1 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस M2 R2 वेक्टर। यानी अगर इसका मूवमेंट मेरे पास पॉजिटिव है तो इसका मूवमेंट क्या आ रहा है मेरे पास, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 करना है तो भाई साहब दूसरे का अपोजिट आए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसका मैग्नीट्यूड को कंसीडर करें सिर्फ, तो
M1R1 इक्वल्स टू M2R2। मैंने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, इसका साइन कन्वेंशन हटा दिया मैंने, इसका वेक्टर हटा दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है। तो M1R1 इक्वल्स टू M2R2। और फिजिक्स में हम एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप नहीं जानते तो जान लो इस बात को कि अगर कि दो चीजों का प्रोडक्ट M1R1 इक्वल्स टू M2R2, अगर मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट M इंटू आर क्या आ रहा है, कांस्टेंट, अरे M1R1 इक्वल्स टू M2R2 यानी M इंटू आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। जब M इंटू आर इक्वल्स टू कांस्टेंट भाई साहब, तो इसका मीनिंग क्या है, जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस बात के, M के। यही तो प्रूव करना था, R जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, M के। इसका मतलब क्या समझे कि यानी जिसका मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास से उसकी, भाई जैसे हैवी मास है तो हैवी मास से R का मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हैवी मास से सेंटर मास की पोजीशन कैसी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कम होगी। इसका मतलब क्या समझे कि सेंटर ऑफ मास हैवी मास की तरफ होगा, यानी हैवी मास से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन नजदीक में होगी, कम होगी। मास कम पोजीशन ज्यादा, यानी अगर मास थोड़ा होगा, लाइट वेट होगा, तो उससे सेंटर मास की पोजीशन ज्यादा होगी। क्या दिखाई दे रही है हमको, इस बात को प्रूव कर लिया। कैलकुलेशन करते समय आप इसका फॉर्मूला आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इस स्टेटमेंट का यूज अगर करते हैं तो सारे के सारे न्यूमेरिकल आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अभी देखते हैं कैसे सॉल्व हो जाएंगे, आगे बढ़े बेटा। इसमें कोई डाउट है, देखो क्वेश्चन, इसको नोट कर लिया, समझो। ये टू मास सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की कहानी थी। टू मास सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास फॉर टू मास सिस्टम की उसकी कहानी थी। क्वेश्चन अगर देखें, एक HCl मॉलिक्यूल है मेरे पास, H और Cl, उनको दोनों को R डिस्टेंस पे अगर सेपरेट कर दिए, क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। HCl मॉलिक्यूल है, H और Cl को अगर R डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया जाए तो मेरे को क्लोरीन से या हाइड्रोजन से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बता दो। क्वेश्चन देखो क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक मेरे पास HCl का मॉलिक्यूल है, आपको मालूम है, मान के चलो ये मास मेरे पास M1 है, इसकी जगह उसने H बोल दिया। दूसरा मास मेरे पास M2 है, ये रखा हुआ है, दूसरा M2 जिसको उसने क्या बोल दिया, क्लोरीन। आप बोलो बहुत सिंपल क्वेश्चन भाई सर, सब प्रकार थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी आपसे आएगा, लेकिन बेसिक समझ में आना चाहिए आपको। ये HCl है, आपको एक चीज मालूम है कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, भाई साहब क्लोरीन का 35.5 होता है, लेकिन मैं 35 लेके चलूंगा। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मेरे को बता दो, इसका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मेरे को बता दो। तो पहली बात तो आपको सर ये दिखाई दे रहा है, इसमें आपने बोला था कि दो पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो लाइन जॉइनिंग पे होता है, हैवी की तरफ होगा। तो हमें इतनी बात दिखाई दे रही है बहुत इजीली कि भैया ये क्लोरीन हैवी दिखाई दे रहा है, इसके नजदीक में होगा। अगर इन दोनों में डिस्टेंस कितनी है, R है, इसको मान लेते हैं X, तो मेरे बेटे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R माइनस X। अब क्या करोगे, जिन बच्चों को फॉर्मूले से याद है फॉर्मूला लगा लें, जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है तो आवश्यकता भी नहीं याद करने की, आप ऐसे देख लो। हमने क्या बोला कि भैया सेंटर ऑफ मास, दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होता है उनके लाइन जॉइनिंग पे होता है, तो लाइन जॉइनिंग पे है। ये अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, ये सेंटर ऑफ मास है तो लाइन जॉइनिंग पे है और हैवी की तरफ है, यानी इसके नजदीक में। तो इसके नजदीक में तो क्या कर देंगे, हम तो कॉन्सेप्ट जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जितने मास होते हैं सभी का मूवमेंट का अलजेब्रिज्म 0 होता है। यूं कह दो दोनों के मास के मूवमेंट को बराबर कर दो, यानी इसका मूवमेंट इसके अबाउट बराबर इसका मूवमेंट इसके अबाउट, मैग्नीट्यूड वाइज। तो क्या आ जाएगा, M1 इंटू M और इक्वल्स टू M2 इंटू, और ये क्या हो जाएगा X। तो M1 की वैल्यू कितनी है, तो 1 इंटू R माइनस एक्स इक्वल्स टू, और M2 कितना है 35 इंटू X। इसको आप सॉल्व कर लीजिए भाई, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इससे वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बेटे, इससे वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो भी वैल्यू आ जाए। अब इसमें कोई ऐसा खास बात नहीं बची और नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे देख लो भाई साहब, कोई बच्चे बायो के होते हैं सर, हमें तो आता ही नहीं है। तो ये R क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36X। तो भाई X की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी R बाय 36। X की वैल्यू क्या आ जाएगी, R बाय 36। R माइनस एक्स का भाई उधर जाएगा तो 35 प्लस 1 36 हो जाएगा। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, R बाय 36। इसका मतलब क्या समझे कि भाई साहब क्लोरीन से सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है वो R बाय 36 पे है, क्लोरीन से सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है वो R बाय 36 पे है। अब मान के चलो आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया। अब एक चीज समझना, एग्जाम में भाई साहब ऑप्शन ही नहीं है। अब आप हो गए भाई जब कंफ्यूज आ गए, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है यहां से ना दे, यहां से पूछ ले वो। अगर क्लोरीन से पूछेगा तो ये आंसर है, हाइड्रोजन से पूछेगा तो क्या कर दोगे, कुछ नहीं, R माइनस एक्स। तो क्या कर दोगे, R माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है तेरे पास, R बाय 36। R के टर्म्स में आंसर है तो कितना हो जाएगा 35 R बाय 36। ये आंसर किससे, ये पोजीशन कहां से, हाइड्रोजन से, ये पोजीशन किससे थी, सेंटर ऑफ मास की, क्लोरीन से। आगे बढ़े, नोट कर ले। अगला क्वेश्चन दो, अगला क्वेश्चन भाई तो पहले आप ट्राई करिएगा, उसके बाद पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा, उसके बाद एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को देखिएगा। हमने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि
सेंटर ऑफ मास अगर मेरे को मालूम चल गया, सेंटर ऑफ मास मेरे को किसी ऑब्जेक्ट का समझ में आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट का समझ में आ गया, ये मेरे को मालूम चल गया, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं पूरे ऑब्जेक्ट को हटा दूंगा, सेंटर ऑफ मास को पूरे मास को प्लेस कर दूंगा। जैसे मान के चल, एक क्वेश्चन करने से पहले एक एग्जाम्पल दें। जैसे मान चलिए रॉड होती, इस रॉड का 4 किलो मास मान के चल ये है, इस एंड पे 4 किलो मास इस एंड पे दे दिया गया, ठीक है। अब पूछा गया सेंटर मास कहां होगा, सिमेट्रिक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। अगर मान के चलो इसकी लंबाई मेरे पास 4 मीटर है, तो 4 ही क्यों ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, जो मर्जी है वो ले ले। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी यहां से 2 मीटर, यहां से 2 मीटर पे इसका सेंटर मास होगा। और अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को मालूम है कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करता है, तो उसको लाई करेगा। इसका मतलब क्या, मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, मैं इतनी बड़ी कहानी को एक लाइन में कन्वर्ट कर दूं। इस पॉइंट पे उठा के, ये जो पॉइंट था सब कुछ हटा दूं आइटम, इस पॉइंट पे उठा के क्या प्लेस कर दूं, 8 kg का मास। जब क्वेश्चन को कैलकुलेशन करेंगे तो ये काम कर सकते हैं। इस पूरी रॉड को हटा दूं, इस पूरी रॉड के मास को सेंटर ऑफ मास को प्लेस कर दूं, बात देखिए, ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। क्वेश्चन सॉल्व कर, क्वेश्चन नोट कर। क्वेश्चन ये कहता है मेरे बेटे, क्वेश्चन का ये कहना है, क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक स्क्वायर है, मैं बना देता हूं डायग्राम उसका। ये स्क्वायर है मेरे पास, जो स्क्वायर दिया गया है इसका डायगोनल 120 मीटर, यानी एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो डायगोनल है, डायगोनल कितना दिया है 120 मीटर, 120 मीटर का डायगोनल मेरे को, स्क्वायर का डायगोनल आप जानते तो यार, डायगोनल 120 मीटर का मेरे को साइड वाइड कुछ नहीं दी हुई, डायगोनल दिया हुआ है। और ये बोला कि इस एंड पे 4 किलो मास रखा हुआ है, दूसरे एंड पे भी मेरे पास कितना मास रखा हुआ है, 4 kg मास रखा हुआ है, इस एंड पे भी कितना मास रखा हुआ है, 4 kg मास रखा हुआ है भाई साहब। और इस एंड पे क्या करा है उसने, इस एंड पे 12 kg मास प्लेस कर दिया। और मेरे से ये बोला कि मेरे को इस पूरे सिस्टम का सेंटर मास बताइए। मेरे से क्या बोला, मेरे को इस पूरे, सॉल्व किया क्वेश्चन को, देखो आगे क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ तो आप इसको समझिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मैंने बोला एक स्क्वायर था जिसका डायगोनल 120 मीटर था, ठीक है भाई। अगर डायगोनल 120 मीटर था, इसका मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है 120 मीटर है। अब बहुत ध्यान से देखो, मैं क्या करूं, इस वाले डायगोनल को ज्वाइन कर दो, क्या कर दो, मेरे से बोला पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताओ, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मतलब इन सभी का इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास एक साथ कैलकुलेट किया जाए। तो क्या किया जाए कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो मेरे पास आए वो इस डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, दूसरा इस डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। अब मैं अगर एक चीज बहुत ध्यान से समझूं तो एक चीज समझना, ये 4 किलो ये भी 4 किलो, अगर ये दोनों 4-4 किलो के हैं तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये दोनों सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि मैं क्या करूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके सेंटर पे उठा के मैं क्या करूं, कौन सा प्लेस कर दूं, ये 8 किलो प्लेस कर दूंगा। किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से। कहने का मतलब ये मान के चल कि मैंने क्या किया है, ये रॉड थी 4 किलो था भाई साहब, ये भी 4 किलो था, ये 4 किलो यहाँ रखा हुआ था, 4 किलो यहाँ रखा हुआ था। इनका इफेक्टिव सेंटर मास का होगा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, यानी उस मास को क्या कर सकते हैं, उसके सेंटर मास पे हम पूरे मास को प्लेस कर सकते हैं, तो कर देंगे। यानी हमने क्या बोला कि इन दोनों का जो सेंटर मास होगा, इन दोनों 4 kg वाले का सेंटर मास होगा यहाँ, यानी डायगोनल के सेंटर पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए नाम दे देता हूं C1, ठीक है। अब अभी अकेले से तो मालूम चल नहीं जाएगा, ये भी तो 2 बचे हैं मेरे बेटे। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए समझ, अगर ये भी 4 होता तो भाई साहब समस्या का समाधान वैसे हो चुका होता कि पूरे सिस्टम का सेंटर मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा भाई साहब, ये 4 ये 4 इससे तो आराम से कोई समस्या नहीं, समस्या इसने खड़ी कर दी, समस्या इसने खड़ी कर दी कि ये 12 kg का हो गया, 12 kg का हो गया। इसका मतलब सिमेट्रिसिटी बिगाड़ दी। सिमेट्रिसिटी कैसे बिगाड़ दी कि ये 4 है, ये 12 kg है। अब क्या होगा, इन दोनों का जो सेंटर मास होगा वो सेंटर पे लाई नहीं करेगा। अब सेंटर पे लाई नहीं करेगा तो भाई साहब कहां लाई करेगा, उसको चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले बात बोली थी कि भाई दो पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर मास उनके लाइन ज्वाइनिंग पे होता है, हैवी की तरफ होता है। इसका मतलब इन दोनों का सेंटर मास होगा इसी लाइन ज्वाइनिंग का होगा, और हैवी यानी इसकी तरफ होगा, यानी सम वॉट कहीं ना कहीं होना। अगर ये सिमेट्री होती तो सेंटर पर चाहिए, लेकिन अभी कुछ यहां हो जाएगा। मान के चलो इस पॉइंट को नाम दे दिया C2, ये 12 और 4 kg वाले का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है।
अब इस पहले इसकी लोकेशन कैलकुलेट कर लिया, C2 की पोजीशन कैसे कैलकुलेट करें, तो इसमें क्या है कि एक 4 kg है, एक 12, इसको अलग से सेपरेट बना के कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मान के चलो ये मेरे पास कौन सा kg है भाई साहब, ये 12 kg है, दूसरा कौन सा kg था, ये 4 kg था, ये दोनों, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी मेरे पास, डायगोनल के बराबर डिस्टेंस यानी 120 मीटर की डिस्टेंस थी। अगर ये 120 डिस्टेंस थी तो सेंटर मास का हैवी की तरफ होगा। हमने माना कि ये डिस्टेंस अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 माइनस x। फिर क्या करोगे, वही मूवमेंट का कॉन्सेप्ट, मूवमेंट इक्वेट कर दोगे तो ये हो जाएगा 12x इक्वल्स टू 12 इसका मूवमेंट, और इसका क्या हो जाएगा 4 और 120 माइनस x, निकालो इस x की वैल्यू, 12x इक्वल्स टू इतना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, x की वैल्यू 30 मीटर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि जो 12 kg वाले से जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास की, यानी इस सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस 12 kg वाले से आई, वो कितनी आई मेरे बेटे, वो 30 मीटर आई। अगर इससे 30 मीटर है तो इससे कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, वो भाई 120 है टोटल तो 90 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 90 मीटर। अब एक चीज समझना, अभी फाइनल आंसर नहीं है, अभी तो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आई है। तो एक चीज समझे, अगर ये 120 मीटर डायगोनल था तो यहां से लेके इस एंड से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यानी 60 मीटर, क्योंकि टोटल 120 मीटर है, तो ये 60 ये 60, ठीक है भाई। अगली बात, इस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 12 kg से कितनी निकल के आई थी, 12 kg से जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन, मान लो सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 12 kg से कितनी निकल के आई थी, 12 kg से निकल के आई है मेरे पास कितनी 30 मीटर, और इससे कितनी निकल के आई है, इस वाले से, इससे निकल के आई है 90 मीटर। अब एक चीज समझना, अब एक सेंटर ऑफ मास की लोकेशन इन दोनों की, एक सेंटर ऑफ मास की लोकेशन इन दोनों की, अब एक नया सिस्टम, ये दोनों बन गए, इनका इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, जो इनका आंसर आया वो फाइनल आंसर होगा। तो क्या किया कि अगर ये 30, ये पूरा 60, ये 30, तो इन दोनों के बीच में आपस में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर ये 30 है भाई साहब तो ये भी 30 मीटर, अरे होगा भी क्या, नहीं होगा 30 मीटर। चलो इतना नोट कर लो, क्या मैं उधर बताऊं, इसको रब कर दो, चलो आगे समझो इसको, मैं रब कर रहा हूं बेटा। तो इन दोनों में 30 मीटर, तो मैं क्या करूं, C1 C2 को बना लेता हूं, ये C2 था और ये मेरे पास C1 था, C1 C2 के बीच में आपस में कितनी डिस्टेंस है 30 मीटर। जो C1 था ये किसके लिए था 4 4, तो 4 और 4 अगर C1 मेरे पास ये सेंटर ऑफ मास बनी है इन दोनों का 4 4 का, यानी 8 kg प्लेस कर सकता हूं इसमें, तो मैं C1 पे क्या प्लेस कर दूंगा 8 kg, ये मैंने प्लेस कर दिया 8 kg, और ये C2 किन दोनों का था, इन दोनों का, तो इस पे क्या प्लेस कर सकता हूं 12 + 4 भाई 16, यानी इस पे प्लेस कर दूंगा मैं 16 kg। अब इफेक्टिव फाइनल सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेंगे भाई, दो पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लाइन जॉइनिंग पे होता है, हैवी की तरफ होता है, मान के चलो ये सेंटर ऑफ मास यहां से सिचुएटेड होगा फाइनली। इससे पोजीशन क्या मानी, एक बार x मान लिया था, इसको मैं चलो y मान लेते हैं, ये y एक्सिस नहीं है, y माना हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई साहब, ये हो जाएगी 30 माइनस y, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर वही मूवमेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इधर फॉर्मूला की तो पेज भी नहीं लगाया, फिर वही मूवमेंट का कॉन्सेप्ट, तो ये कितना हो जाएगा 16y इक्वल्स टू और 8, और ये कितना आ जाएगा 30 माइनस 5, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो भाई साहब, क्या आंसर आएगा 16y इक्वल्स टू, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, y की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर, जो y आ जाएगा इसको सॉल्व करके वो कितना आ जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या समझे, y की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे बेटे वो कितनी आ जाएगी 10 मीटर, यानी जो 16 kg वाला सेंटर ऑफ मास था, यानी जो ये वाला सेंटर ऑफ मास था, इससे लोकेशन कितनी है फाइनल सेंटर ऑफ मास की, फाइनल सेंटर ऑफ मास यानी पूरा ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास की, वो है 10 मीटर, यानी यहाँ कहीं समथिंग अबाउट वो सिचुएटेड होगा फाइनल सेंटर में, जो कि होना सेंटर का चाहिए था, लेकिन 12 kg वाले ने पूरे गेम को बिगाड़ दिया और जो कि शिफ्ट होकर कहा गया यहाँ। तो इससे कितनी पोजीशन है इसकी, इससे कितनी पोजीशन है 10 मीटर, तो इससे कितनी आ जाएगी 20 मीटर, यानी 10 मीटर आ जाएगी किससे, फ्रॉम 16 kg, 10 मीटर जो है वो किससे आया आंसर 16 kg से, और अगर मैं निकालूंगा फ्रॉम 8 kg, फ्रॉम 8 kg, 8 kg से कितना आ जाएगा भाई साहब, तो 30 माइनस 10 यानी कि 20 मीटर, ये आंसर है। अब एग्जाम में हो सकता है आपसे यही बोल दे कि भाई पोजीशन क्या होगी। अब एक चीज समझना, हो सकता है ये इतना पूछे,
हो सकता है एक स्टेप और पूछ ले, वो ये पूछ ले कि सेंटर ऑफ मास की मेरे को पोजीशन बता दो। सुनना ध्यान से, जो सेंटर ऑफ मास फाइनल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा, उस फाइनल सेंटर ऑफ मास की मेरे को पोजीशन बताओ। फाइनल जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी क्या बता दो, पोजीशन बता दो। उस फाइनल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन किससे बता दो, जो फाइनल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है मान लो 12 kg वाले से बता दो। तो क्या करोगे, तो देखना इससे कितनी आई है, एक चीज देखना, जैसे मान के चलो इस वाले से कितनी आई है मेरे पास, इससे आई है 10 मीटर, अरे 10 मीटर आई है कि नहीं आई है, ठीक है। और इससे कितनी आई है 20 मीटर। तो अब एक चीज देखो, इसमें इन दोनों का गैप कितना था 30 मीटर का, ये कितना है मेरे पास 10 मीटर, तो ये कितना बचा 20 मीटर। अब मैं क्या करूं, इस 20 मीटर में 30 मीटर और जोड़ दूं तो 4 वाले से आ जाएगा। रिस्पेक्टिव तरीके से 12 वाले से भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये बात समझ में आती है कि नहीं भाई, आगे बढ़ो, नोट कर क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लो, इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो बेटा तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ लीजिए, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब ठीक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं रब कर दूं इसको, देखो अगला क्वेश्चन समझिए। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी। क्या बोला, कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी। अगला जो कॉन्सेप्ट मैं इसमें आपको सिखाना चाहता हूं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी। सर ये कैविटी वो जो दांतों में होती है, ये कैविटी कौन सी जो दांतों में होती है ना बेटा, ये कैविटी दांतों वाली नहीं है, ये कैविटी दूसरी वाली है, ये कैविटी दूसरी वाली है। कौन सी वाली है ये कैविटी, देखो नोट कर लिया, नोट कर लिया बेटा। ये देखो आगे कैविटी का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी। कैविटी कॉन्सेप्ट में क्या है, आपसे ये बोला जाएगा, मैं आपको सीधा क्वेश्चन पढ़कर सुना रहा हूं, आप नोट करना चाहे तो क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको सीधे तौर पर पहले क्वेश्चन पढ़ दूं उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन ये, मास ऑफ सॉलिड स्फीयर इज m, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है, उस रेडियस इज r। इफ अ स्फेरिकल पार्ट ऑफ रेडियस r/2, एक स्फेरिकल पोर्शन जिसका रेडियस r/2 है, इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट स्फीयर, उस स्फीयर में से मैंने स्फेरिकल पोर्शन रिमूव कर दिया जिसका रेडियस r/2 है। तो मेरे को कैलकुलेट करना क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, जो पोर्शन रिमेनिंग है उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मेरे को कैलकुलेट करना है। इसका मतलब आप इस टाइप के क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें क्या होगा, आपको जैसे मान के चलो एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, ठीक है, जब आप इसके एक्सप्लेनेशन को बुक में देखेंगे तो आपको काफी तिकड़मबाजी दी गई है, लेकिन इसका बहुत शॉर्टकट मेथड भी है, बहुत इजी गोइंग मेथड भी है। मैं उस मेथड को समझाऊंगा, IIT जो नीट में से क्वेश्चन आता है आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैंने क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट, पहली स्टेप, एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, अगली स्टेप उसका मास और उसका रेडियस वगैरह उसकी डायमेंशन आपको दी जाएंगी, ठीक है भाई, इसमें यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब ये बोलेगा कि इस ऑब्जेक्ट के कुछ पोर्शन को, हो सकता है वो सिमेट्रिक कटिंग हो सकता है अनसिमेट्रिकल कटिंग हो, तो वो उस ऑब्जेक्ट के कुछ पोर्शन को कट कर देगा। क्या कर देगा, उसमें से कट कर देगा। जो पोर्शन कट करेगा उसको कट किए हुए पोर्शन को बाहर रख देगा, ठीक है भाई। उसके लिए बोल देगा कि जो पोर्शन कट करना है उसका रेडियस ये होना चाहिए, उसका ये होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमका होना चाहिए। अब पूछेगा क्या, ये तो देगा, पूछेगा ये कि जो पोर्शन कट करने के बाद हटा दिया वो तो हट गया, कोई बुराई नहीं, लेकिन जो पोर्शन रिमेनिंग बचा कट करने के बाद, जो पोर्शन रिमेनिंग बचा जिसमें से आपने कट किया हुआ था, उस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, उस पोर्शन के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होगी, ये आपसे पूछेगा। तो हमें मेथड समझिएगा, एक बार लॉजिक भी समझिएगा। हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे जो पोर्शन हमें दिया गया उसका मास गिवन होगा, उसका रेडियस गिवन होगा, जो पोर्शन हमें कट करना है या जो कट कर चुके हैं उसका मास हमें निकालना पड़ेगा पहली बार, उसका रेडियस हमें क्वेश्चन दे देगा, ये कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। अगर जब पोर्शन रिमूव नहीं होता और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होता तो पूरे सिस्टम का सेंटर मास का मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता, ठीक है, तो उसको बेस पॉइंट मान लेंगे जहां होता है नहीं होता, अगर कुछ कट नहीं करते तो। अब चूंकि कट कर चुके हो तो जो कट कर चुके हो एक साइड में उसके डायमेंशन के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल लेंगे, वो नोट कर देंगे, और एक साइड में जो पोर्शन बचा उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जो कि फाइंड करनी है उसको मान लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे उठा के हम पूरे रिमेनिंग पोर्शन के सेंटर मास को प्लेस कर देंगे। इस पॉइंट पे भाई साहब जो आपका मास कट किया उसके पोर्शन को सेंटर मास को प्लेस कर देंगे। इसके बाद मूवमेंट इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कुछ बच्चों को जो कि अच्छी तरह से देख रहे हैं इस वीडियो को बहुत कॉन्सेंट्रेट करके, उनको बात कुछ समझ में आई है, और हो सकता है कुछ बच्चों को बात बहुत कम समझ में आई हो, तब बोर्ड पे देखिए आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैंने इसमें ये बोला, जैसे मान के चलो, ये तो नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ जो कैविटी का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी जो है वो क्या। हाँ बेटा आगे देखें इसमें, अब समझना।
तो कैविटी कॉन्सेप्ट का किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, इसको कॉन्सेंट्रेट होकर समझ लेना, क्वेश्चन आते ही आता है इस पे। देखो सबसे पहले क्या होगा, आपको एक कंप्लीट फिगर दे देगा। जैसे मान चलो उसने इसमें सॉलिड स्फीयर दे दिया, ठीक है, सॉलिड स्फीयर आपको दे दिया, उसने बोला सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है, ये तरीके से आपको दे दिएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं थी। अगर यही क्वेश्चन होता, क्योंकि कभी नहीं आएगा इतना बेसिक क्वेश्चन कि सॉलिड स्फीयर इसका सेंटर ऑफ मास बता दो, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है, जो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल सेंटर पे होता है, यहाँ होता है सेंटर ऑफ मास, ये नहीं पूछेगा। अब उसने पूछा क्या, उसने क्या कहा कि ये तो सॉलिड स्फीयर था मेरे पास जिसका मास m था, जिसका रेडियस r था। हमने क्या किया कि इस स्फीयर में से इतने पोर्शन को, जिसको इस पोर्शन को कट कर दिया और कट करके उसको बाहर निकाल दिया। जिस पोर्शन को कट करके बाहर निकाल दिया उसे क्या बोलते हैं, कैविटी। तो कैविटी के रूप में ये पोर्शन बाहर निकाल दिया, ये पोर्शन कट होके बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब बचा क्या पोर्शन, जब ये पोर्शन हटा दोगे तो जो ये दिखाई दे रहा है आइटम ये वाला, ये पोर्शन, इधर वाला पोर्शन बचा तुम्हारे पास, ठीक है, यानी ये रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन किसका, सॉलिड स्फीयर का। पहले सॉलिड स्फीयर पूरा था, आपने कैविटी को कट कर दिया तो पोर्शन जो बचा वो रिमेनिंग सॉलिड स्फीयर इतना बचा। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो सॉलिड स्फीयर बच रहा है, यानी जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है, उस रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास, उस रिमेनिंग पोर्शन की सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मेरे को बता दो। जब शुरुआत में सेंटर ऑफ मास यहाँ सेंटर पे ही था, लेकिन जब पोर्शन कैविटी का रिमूव कर दिया तो सेंटर ऑफ मास की अब नई पोजीशन क्या है। तो तरीका देखिएगा, इसको समझिएगा। मैंने क्या बोला, मैं आपको शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा, आपको कोई बुक के लंबे तरीके से जाने की आवश्यकता नहीं। आप क्या करो, मेरे तरीके को फॉलो करिएगा। आप सबसे पहले क्या करो, पहले इसमें देखें, फिर उसको अलग सेपरेट कर लेंगे। देखो आप ये मानो कि कैविटी नहीं कट करी तुमने, पहली स्टेप, ठीक है। तो हमने क्या किया, चलो और शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। आप सिंपल तरीका क्या किया करो, जैसे इसको सॉल्व करने का, ठीक है। और आपको अगर फुल मेथड देखना है तो मेरे पूरे लॉन्ग डिटेल वीडियो में जाइए, उसमें आपको पूरा मेथड मिल जाएगा। मैं आपको सीधा ट्रिकी फॉर्म में बता रहा हूँ इस चीज को। आपको क्या करना है कि आप एक लाइन बना लो, ठीक है, बिल्कुल ट्रिक है, शॉर्टकट है ये। आप एक लाइन बना लो, उस लाइन पे बीच में सेंटर को लिख दो, सेंटर वो लिख दो जो यहाँ वो सेंटर वो था, ये सेंटर वो था, ये सेंटर बीच में लिख दो, ठीक है। एक तरफ लिख दो m कैविटी, यानी कैविटी का मास जो कि निकालेंगे, और एक तरफ लिख दो m रिमेनिंग, जो पोर्शन रिमेनिंग पोर्शन है, जो पोर्शन रिमेनिंग उसका मास नोट करेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लो। हमको हमेशा क्या करना होगा कि जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर पहले सेंटर पे था, सेंटर शिफ्ट हो गया कुछ, तो शिफ्ट हो गया, हमने माना उसकी पोजीशन x है, यानी यहाँ सेंटर पे पहले था, आपने जो कैविटी को रिमूव किया तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया, ठीक है, शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, ठीक है। ये पोजीशन सेंटर ऑफ मास की फाइनल हो गई रिमेनिंग पोर्शन की, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये पोजीशन x मान ली। अब और जो ये है डिस्टेंस, ये किसके बराबर है, यहां से लेके ये डिस्टेंस किसके बराबर है, जो रेडियस दिया हुआ है इस r/2, तो इसकी जगह लिख दो r/2। अब क्या करो कि आप मूवमेंट को इक्वेट कर दो। तो मूवमेंट इक्वेट कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो मास ऑफ कैविटी निकाल लें। कैविटी का मास क्या होगा, तो देखो मास ऑफ कैविटी कैसे निकाल लेंगे। मास ऑफ कैविटी चूंकि स्फीयर था, स्फीयर का मास का आपका डिवाइड होता है, या स्फीयर का मास जो होता है वो किस तरह से स्प्रेड होता है, वॉल्यूम के ऊपर। इसमें 3D ऑब्जेक्ट है, तो मास ऑफ कैविटी जो निकाला जाए, कैविटी का मास किस तरह से निकाला जाएगा, तो एक ट्रिक है जिसका मैं वीडियो अलग से भी बना दूंगा आपको। यह बहुत एलिमेंट्री मेथड भी है, आप कईयों में से आपको शायद मालूम भी होगा। तो मास ऑफ कैविटी कैसे निकालेंगे, देखना इतना ध्यान से। टोटल क्वांटिटी अपॉन डिपेंडेंसी ऑफ टोटल क्वांटिटी इनटू पैरामीटर ऑफ इवेल्युएशन, ठीक है। कई और लोगों की तरफ डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। इसका जो मास आएगा वो m/8 आएगा, कई लोग डेंसिटी से भी निकाल लेते हैं, और जो बचे हुए का मास आएगा ये आएगा 7m/8। लेकिन आएगा कैसे भाई साहब, कई बच्चों की डाउट होती है कैसे आया सर ये, तो वो समझ लो, जिसको नहीं आता उस कॉन्सेप्ट को समझ लो। कैविटी का जो मास आएगा वो कैसे निकालेंगे, टोटल क्वांटिटी अपॉन डिपेंडेंसी ऑफ टोटल क्वांटिटी इनटू पैरामीटर ऑफ इवेल्युएशन। जैसे हमें स्फीयर का टोटल मास, टोटल क्वांटिटी मास क्या डिवाइड करना है, तो टोटल मास अपॉन डिपेंडेंसी ऑफ टोटल क्वांटिटी। स्फीयर का मास डिपेंड किस पर करता है, वॉल्यूम का। स्फीयर 3D फिगर है, तो वॉल्यूम पूरे का तो 4/3 और 5r³ इनटू पैरामीटर ऑफ इवेल्युएशन। जितने का निकालना है, कैविटी का निकालना है, तो उसका वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और r रेडियस कितना है इसका मेरे बेटे r/2 का क्यूब, तो 4/3 पाई 4/3 पाई। जब उसको सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी
m/8। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, m/8। इसका मतलब क्या समझे, कैविटी का मास कितना आ गया मेरे पास, m/8। जिन बच्चों को डिवाइड करने का तरीका नहीं आता 1D फिगर में, 2D फिगर में, 3D फिगर में, उनके लिए मैं अलग से ट्रिक वाला वीडियो बना रहा हूं, अभी बना के आपको डाल दूंगा, कल तक आपको मिल जाएगा वीडियो, कल परसों तक। तो उसमें आपको एक कैविटी किसी भी चीज का डिवाइड करने की ट्रिक आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। टोटल क्वांटिटी अपॉन डिपेंडेंस ऑफ टोटल क्वांटिटी पैरामीटर ऑफ वैल्यूज इन 1D फिगर, 2D फिगर, 3D फिगर आप डिवाइड कर सकते हैं उस तरह से उसमें, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास कैविटी का मास। अब बचे हुए का मास क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, m माइनस m/8 यानी 7m/8। तो मैंने क्या किया, उसको मैं प्लेस कर लिया, मैं रब कर रहा हूं भाई। तो अब क्या किया, यानी ये वैल्यू आ गई। अब मूवमेंट को इक्वेट कर दिया, तो मूवमेंट इसका क्या हो जाएगा, 7m/8 इंटू एक्स इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, m/8 इंटू और ये r/2। तो कैलकुलेट कर लेंगे, m से m वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, r से r कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी जो x की वैल्यू है मेरे बेटे वो r, और x की वैल्यू कितनी आ गई, r/14, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। यानी ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मेरे पास कैलकुलेट होकर आ गई, ये फाइनल पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की। मैंने ट्रिक एक्सप्लेन की, मैंने फिर बोल देता हूँ, मैंने क्या किया कि सबसे पहले आपको पूरा ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, पूरे का मास दिया जाएगा, उसमें से पोर्शन को कट कर देगा, जो मास रिमेनिंग बचेगा उसमें सेंटर ऑफ मास को पूछेगा। तो स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, उसको अलग से देखा, इसमें आप भी देख लो। आप क्या करो, सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। हमने बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट लगाया है इसमें, पूरे सिस्टम को 2 मास सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश की। कैसे, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, हमें मालूम है पूरे सिस्टम का सेंटर मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है, अगर कुछ कट नहीं किया गया होता। लेकिन अगर कट कर दिया तो जो कट कर दिया ये भी सिमेट्रिकल है, अगर ये सिमेट्रिकल तो उसका सेंटर मास भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर मेन सेंटर से कितनी दूर था, r/2 पे, तो r/2 पे पूरे का मास को प्लेस कर दिया, पूरे का मास निकाला तो m/8 था, m/8 को प्लेस कर दिया। अब बचा हुआ के मास का, तो भाई अगर ये 2 पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मास इधर से कट किया तो शिफ्ट कहां होगा, हैवी की तरफ, यानी इधर शिफ्ट हो जाएगा मेरे पास। अरे बात समझ में आ भी रही है कि m/8 बड़ा है कि 7m/8, 7m/8, तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इधर शिफ्ट हो गया तो इधर मैंने दूसरा सेंटर ऑफ मास ले लिया रिमेनिंग का, यानी वो ये जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है ये रिमेनिंग वाले की पोजीशन है। इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बोलूं, अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करना होगा, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखो इसी कॉन्ट्रास्ट में, कटिंग का क्वेश्चन है, ये भी IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वही बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन एक डिस्क है जिसका मास m है, पहली बार डिस्क कैसी फिगर है, 2D फिगर। अगर मैं डिस्क का देखूं तो डिस्क का मास किस पर डिपेंड करेगा, उसके एरिया पे। अरे डिस्क का मास किस पर डिपेंड करेगा, जो डिस्क है मेरे पास डिस्क का मास किस पर डिपेंड करेगा, उसके एरिया पे। तो एक मेरे पास डिस्क है जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है। अगर एक सर्कुलर पोर्शन जिसका रेडियस r/2 को रिमूव कर दिया जाए डिस्क का, तो सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। यानी मेरे बेटे क्वेश्चन में आपको देना चाहूँ, आप उसको ट्राई करिएगा एक बार अपने आप। इसमें चेंज ये किया हुआ है, सॉलिड स्फीयर की जगह इसको डिस्क बोल दिया, ठीक है। ये भी मैंने क्या बोल दिया, ये पूरा सिस्टम डिस्क कर दिया। फिगर यही का यही फिगर है, सब कुछ यही है, आपको आंसर बताना है उसका। आप देखिएगा आंसर में चेंज आ जाएगा, क्योंकि वो मेरे पास स्फीयर था, ये मेरे पास डिस्क है। तरीका आप समझेंगे इसमें। कैविटी का मास कैसे निकालोगे, m अपॉन एरिया ऑफ पूरे का, और एरिया जिसका निकालना है उसका तो πr² इंटू πr/2 का स्क्वायर। तो आपको कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आगे बढ़े बेटा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट, अरे बोलो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए पहले आपको नोट कर दिया है, ठीक है। आगे भी थोड़ा सा इसको पहले नोट कर दिया करूंगा, आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा। देखो बेटा, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में अगर सेंटर ऑफ मास को देखें तो उसको बोलते हैं RCM वेक्टर का मतलब है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इसका, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अभी RCM का मतलब क्या होगा, बेसिकली RCM का मतलब जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। इसी तरह से सेंटर ऑफ मास में भी अगर देखो RCM बेसिकली क्या है, पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की। तो इसके भी कितने कोऑर्डिनेट होंगे, 3, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। इसी तरह से RCM बेसिकली RCM का मीनिंग क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसी को ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। तो RCM के 3 कोऑर्डिनेट XCM, YCM और ZCM। तो अगर RCM की वैल्यू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर को m1 प्लस m2, अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है डिटेल वीडियो में जाइए, उसमें इसका मैंने कंप्लीट डेरिवेशन एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ डायरेक्ट मैं काम की बात कर रहा हूँ। RCM इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अगर इसका x कोऑर्डिनेट देखो तो क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट में बस y आ जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट में z आ जाएगा।